भारत सच में एक पहेली की तरह है ना? एक ऐसा देश जहां आप कुछ किलोमीटर चलिए और भाषा बदल जाती है, खाना बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, फिर भी सब कुछ एक धागे में बंधा हुआ है। तो आज हम लोग मिलकर इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिर विविधता में एकता का ये जो जादू है, वो है क्या? अच्छा, जरा इन पत्थर की नक्काशीदार खिड़कियों पर नजर डालिए। देखिए, हर एक का डिजाइन कितना अलग है, अपने आप में एकदम यूनिक। फिर भी जब ये सब एक साथ आती हैं तो एक ही दीवार को कितना खूबसूरत बना देती हैं। बस यही तो भारत की कहानी है। इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां, परंपराएं, पहचानें और सब मिलके एक कमाल का देश बनाती हैं। तो इस सफर में हम लोग कहाँ कहाँ चलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम भारत की उस डाइवर्सिटी को देखेंगे जो हैरान कर देती है। फिर उस अदृश्य धागे को खोजने की कोशिश करेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। और हाँ, इस धागे को सच में महसूस करने के लिए हम चलेंगे भारत की रसोई में, देखेंगे कपड़ों की दुनिया, त्योहारों में शामिल होंगे और सुनेंगे वो पुरानी कहानियां जो हम सबको जोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहेली के पहले टुकड़े से। सवाल ये है कि आखिर भारत की ये जो विविधता है, ये कितनी कितनी बड़ी है। जरा सोचिए, भारत की आबादी है 1.4 अरब से भी ज्यादा। मतलब पूरी दुनिया में अगर कहीं भी 5 लोग खड़े करें तो उनमें से एक भारतीय होगा। अब इतनी बड़ी आबादी का मतलब क्या है? इसका मतलब है विचारों और संस्कृतियों का एक पूरा का पूरा महासागर। और हाँ, ये सिर्फ एक बहुत बड़ी भीड़ नहीं है। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि भारत में 4,635, जी हाँ, 4,635 से भी ज्यादा अलग अलग समुदाय हैं। हर एक की अपनी हिस्ट्री, अपने रीति रिवाज, अपनी अलग पहचान। मतलब ऐसा समझिए कि एक देश के अंदर हजारों छोटे छोटे देश बसते हैं। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो तो और भी हैरान करने वाली है। इन्हीं समुदायों के बीच 325 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और सिर्फ भाषाएं ही नहीं, उन्हें लिखने के लिए 25 अलग-अलग लिपियां मतलब स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल होती हैं। इस तरह की भाषाई विविधता आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो सवाल फिर वही आके खड़ा हो जाता है कि इतनी जबरदस्त, इतनी ज्यादा विविधता वाली जगह आखिर एक देश बनकर कैसे चल रही है? ऐसा कौन सा गोंद है जो इन सारे अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ चिपकाए हुए हैं? देखिए, इस पहेली का जवाब ना किसी कानून की किताब में या देश की सरहदों में नहीं है। इसका जवाब तो एक बहुत ही खूबसूरत सोच, एक आइडिया में छिपा है। तो चलिए एकता के उसी धागे को पकड़ते हैं जिसे कई लोग भारत की आत्मा भी कहते हैं। अनेकता में एकता। महान कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भावना को अपनी एक प्रार्थना में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। उन्होंने कहा था, हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गंवा सकूं। अब ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। हजारों अलग अलग रूपों में उस एक को देख पाने की कला। तो आखिर इस विविधता में एकता का असली मतलब है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, हमारे जो मतभेद हैं, वो हमें बांटते नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल एक बगीचे की तरह, जहाँ तरह तरह के अलग अलग रंग के फूल मिलकर ही तो उसे और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं ना। तो ये विविधता, ये डाइवर्सिटी कोई कमजोरी नहीं है, ये तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, अब इस बड़े से आइडिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, और जरा स्वादिष्ट तरीके से। और इसके लिए भारतीय रसोई से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? एक ऐसी जादुई जगह जहां एक ही चीज से हजारों अलग-अलग पकवान बन जाते हैं। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, कहीं भी भारतीय खाने की जो आत्मा है ना, वो कुछ गिनी चुनी चीजों में ही बसती है। जैसे चावल, गेहूं, बाजरा और हमारे मसाले जैसे हल्दी और जीरा। बस यही वो कॉमन धागा है, यही वो एक है जो हर भारतीय किचन को आपस में जोड़ता है। और बस यहीं से जादू शुरू होता है। इन्हीं मुट्ठी भर चीजों से अनेक का जन्म होता है। सोचिए, दक्षिण में उसी चावल का डोसा बन जाता है तो उत्तर भारत में उसी की खीर बनती है। वही दाल पंजाब में दाल मखनी का रूप ले लेती है तो बंगाल में पहुंचकर शुक्तो बन जाती है। मतलब बेस एक ही है, पर स्वाद अनगिनत। यही तो है भारतीय रसोई का असली चमत्कार।
अच्छा, तो रसोई से बाहर निकालते हैं और अब चलते हैं पहनावे की दुनिया में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ भी एक से अनेक का वही फॉर्मूला काम करता है। और इसका सबसे सबसे खूबसूरत उदाहरण क्या है? साड़ी। एक ऐसा पहनावा जो भारत की पहचान से जुड़ा है। सोचिए, साड़ी है क्या आखिर? अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो ये बस कपड़े का एक लंबा सा बिना सिला हुआ टुकड़ा है। बस यही है इसका एक रूप, एकदम सिंपल, एकदम यूनिवर्सल। लेकिन पता है, यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसी एक सिंपल आइडिया से अनेक रूपों का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड खिल उठता है। बनारस की जरी वाली सिल्क, कांचीपुरम की मंदिर बॉर्डर वाली कांजीवरम, महाराष्ट्र की रंग बिरंगी पैठनी, गुजरात की वो मुश्किल डिजाइन वाली पटोला। लिस्ट तो बहुत लंबी है। हर साड़ी अपने आप में एक कहानी कहती है। ये सब उसी एक सादे से कपड़े के अनगिनत खूबसूरत अवतार हैं। हर इलाका अपनी मिट्टी की महक, अपनी कला, अपनी कहानी को इन धागों में पिरो देता है। और तब जाकर कपड़े का वो एक टुकड़ा सिर्फ पहनने की चीज नहीं रहता, वो एक पूरी की पूरी संस्कृति का प्रतीक बन जाता है। तो कपड़ों के इन खूबसूरत रंगों से अब हम चलते हैं त्योहारों के जोश और उल्लास की तरफ। और यहाँ भी हमें एक त्योहार पर नाम अनेक वाला वही सुंदर पैटर्न देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि कैसे पूरा भारत एक ही समय पर फसल कटने का जश्न मनाता है, लेकिन हर किसी का अंदाज कितना निराला है। जब जनवरी का महीना आता है और सूरज अपनी दिशा बदलता है, तो पूरा का पूरा भारत एक साथ जश्न में डूब जाता है। पंजाब में आग के चारों तरफ लोग लोहड़ी मनाते हैं, तो गुजरात का आसमान पतंगों से भर जाता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। वहीं तमिलनाडु में मीठा पोंगल बनता है और असम में लोग माघ बिहू के गीत गाते हैं। देखिए, वजह एक है, भावना एक है, फसल के लिए आभार जताना। लेकिन जश्न मनाने के तरीके वो अनेक हैं। और आखिर में हम उस चीज की बात करते हैं जो शायद किसी भी संस्कृति की असली आत्मा होती है, उसकी कहानियां। और यहाँ भी एक कहानी पर आवाजें अनेक वाला वही सिद्धांत काम करता है। हम बात कर रहे हैं उन महाकाव्यों की, उन महान कथाओं की जिन्होंने सदियों से इस देश को एक नैतिक और भावनात्मक डोर से बांध रखा है। भारत की सांस्कृतिक चेतना के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं, रामायण और महाभारत। एक तरफ रामायण, जो हमें कर्तव्य, त्याग और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी सुनाती है, और दूसरी तरफ महाभारत, जो हमें धर्म, न्याय और कर्म के मुश्किल सवालों के बीच ले जाती है। ये दो महान कथाएं ही वो एक हैं जो लगभग हर भारतीय बच्चे की परवरिश का हिस्सा रही हैं। और पता है, ये महान कहानियां सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी में, उनकी सांसों में बसती हैं। जरा इसे देखिए, ये तमिलनाडु के एक दूर दराज गांव में पत्थर की एक नक्काशी है। वहां की जो इरुला जनजाति है, उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां महाभारत के पांडव अपने वनवास के समय रुके थे। सोचिए, कैसे एक राष्ट्रीय महाकाव्य एक छोटे से समुदाय की अपनी पहचान का हिस्सा बन जाता है। एक कहानी अनेक रूपों में जिंदा रहती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी, जब वो देश घूम रहे थे, तो इसी एकता को महसूस किया था। उन्होंने लिखा था कि वो हैरान थे देखकर कि कैसे गांवों में अनपढ़ लोगों को भी महाकाव्यों के सैकड़ों श्लोक मुंह ज़बानी याद थे। और ये बात हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि भारत की एकता किसी पॉलिटिकल डील पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी, साझा सांस्कृतिक विरासत पर टिकी हुई है। यही वो बुनियाद है जो इतनी सारी विविधताओं को अपने ऊपर संभाले हुए है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े होते हैं। भारत का ये जो सदियों पुराना मॉडल है, जहां डाइवर्सिटी को, विविधता को दबाया नहीं जाता बल्कि उसका जश्न मनाया जाता है, क्या ये मॉडल आज की दुनिया को कुछ सिखा सकता है? एक ऐसी दुनिया जो छोटे छोटे मतभेदों पर लड़ रही है, क्या वो भारत से एकता का ये मंत्र सीख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।